वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंट्रोडक्शन कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है और उसके फीचर्स क्या है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको और सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल में इंट्रोडक्शन, फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स मैंने आपको बताया है, तो उसी तरीके से आज हम फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ने जा रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्राइवेट सेक्टर ऑफ बिजनेस फॉर्म है। तो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड से क्या समझ में आता है, यहाँ क्या होता है कि ये जो सोसाइटी है वो क्या है, कोऑपरेटिव है, नाम से ऐसा समझ में आ रहा है। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे कि एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी मतलब खुद से, ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी बिजनेस स्टार्ट करते। यहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग, यहाँ खुद से एक सोसाइटी के मेंबर्स क्या करेंगे, लोग मिलकर क्या करेंगे, एक फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ सब अपना जो स्मॉल सेविंग के अमाउंट से क्या करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, सबका अमाउंट, और उससे क्या करेंगे, होलसेल में कोई प्रोडक्ट लेकर आएंगे और वो होलसेल में जो प्रोडक्ट लाएंगे उसको रीजनेबल प्राइस में क्या करेंगे, सोसाइटी के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे बड़ा फीचर यही है कि ये एक सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो स्टार्ट ही करते हैं तो ये सर्विस के लिए करते हैं, इसका गोल प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहता है। ऑल ओवर मतलब अभी तक जितने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है, हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा है कि सबको प्रॉफिट चाहिए, सबको चाहिए कि उनका बिजनेस एक्सपांड हो, लार्ज स्केल पे जाए, लोकल मार्केट से बढ़कर वो इंटरनेशनल मार्केट पे जाए। सबका ये ऐसा रहता है, जिसको भी बिजनेस करना है उसको प्रॉफिट के लिए करना है। बट सिर्फ एक अकेला ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो किसके लिए रहता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये चलाता कौन है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर ये क्या हो रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट रन हो रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब हम क्या देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या है। फीचर्स से समझ में आता है कि उसकी इंफॉर्मेशन दी रहती है। फीचर्स में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है वॉलंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। वॉलंटरी एसोसिएशन से क्या समझ में आता है, ये जो एसोसिएशन है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो क्या होता है, खुद से स्टार्ट होता है। ये डेमोक्रेटिव होता है। डेमोक्रेटिव मतलब लोकतांत्रिक हिंदी में बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, कोई भी एंट्री कर सकता है, ओपन मेंबरशिप रहता है। जैसे यहाँ कास्ट, रिलीजन, किसी चीज़ पे भी ऐसा रोक नहीं है। जैसे हम लोग ने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा था, तो सिर्फ एक हिंदू फैमिली ही स्टार्ट कर सकती है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई भी कास्ट का, कोई भी रिलीजन का पर्सन कैसा भी क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है ना। यहाँ एज पे रेस्ट्रिक्शन है, किसी भी चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कर सकता है, ओपन मेंबरशिप है, कोई भी आकर यहाँ क्या हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वल वोटिंग राइट्स। इक्वल वोटिंग राइट्स से क्या समझ में आता है, इक्वल वोटिंग राइट्स मतलब यहाँ जो वोटिंग राइट्स है वो सबके इक्वल है। ऐसा नहीं जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी, अभी तो मैंने उसका टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो जॉइंट स्टॉक कंपनी रहेगा, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो क्या हो रहा है कि इक्वल वोटिंग राइट से समझ में आ रहा है कि यहाँ मतलब अगर किसी ने 10 लाख दिया है किसी मेंबर ने, और एक मेंबर ने 1 लाख दिया है, किसी ने 10,000 दिया है, तो ये अमाउंट के बेसिस पे उनका वोटिंग राइट्स चेंज नहीं होएगा कि तुम्हारे पास 10 शेयर है तो तुम 10 वोट दे सकते हो, और तुम्हारे पास सिर्फ 1 शेयर है तो तुम 1 वोट दोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ जो वोटिंग राइट्स है यहाँ ऐसा है, 1 मेंबर 1 वोट। मतलब तुम कितना भी अमाउंट दो, अगर तुम एक इंसान हो तो तुम्हें वोट देने का राइट भी सिर्फ एक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इक्वल वोटिंग राइट से, यहाँ पार्शियलिटी नहीं है अमाउंट के बेसिस पे, तो हर एक इंसान क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्विस मोटिव। जैसा मैंने बताया है ये अकेला ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या चीज़ पे है, सर्विस मोटिव है।
इसका मोटिव अमाउंट नहीं है, इनको पैसा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, इन्हें अपने बिजनेस का वेल्थ नहीं बढ़ाना है, बिजनेस को इन्हें ग्रोथ करके एक्सपांड करके इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लेकर जाना। इन्हें बस अपने जो सोसाइटी मेंबर्स है उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, हर किसी को रीज़नेबल प्राइस में जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करना है, और जिसको जो चीज़ की ज़रूरत होती है जैसे लोन या जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जब जिसकी जहाँ ज़रूरत होगी उसे फुलफ़िल करने का काम कौन करती है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। यहाँ कैसा होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी बहुत टाइप्स है। अब कौन कौन से टाइप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ क्या हो गया कि इसका जो मोटिव है वो क्या है, मोटिव मतलब एम, गोल, क्या मकसद है, तो इनका मकसद है सर्विस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी से क्या समझ में आता है कि यहाँ जो मेंबर्स रहेगी, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मेंबर आकर बनते हैं उनकी जो लायबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। लिमिटेड मतलब कितनी तक, अभी समझ लो एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज़ थी, मैंने 80 रुपीज़ पे कर दी और 20 रुपीज़ मेरा अनपेड शेयर कैपिटल है, मतलब मैंने 20 रुपये अभी पे नहीं किया है तो वो अनपेड है, मैंने अभी तक उसको पे नहीं किया। अगर बिजनेस में कभी लायबिलिटी बढ़ती है जो भी होता है तो मेरी जो लायबिलिटी रहेगी ना वो मेरे अनपेड अमाउंट तक ही रहेगी, मुझे 20 रुपया ही पे करना पड़ेगा। बिजनेस में आगे चाहे कितना भी लॉस हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो वो कौन बेयर करेगा, बिजनेस बेयर करेगा। बिजनेस की प्रॉपर्टी को बेचकर वो लॉस को क्या किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा, बट हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ नहीं लेना देना है। तो यहाँ जो लायबिलिटी रहेगी मेंबर्स की वो कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट से क्या समझ में आता है, डेमोक्रेटिक मतलब मैंने बताया था लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मैनेजमेंट मतलब बिजनेस को मैनेज करना। तो यहाँ जो बिजनेस मैनेज किया जा रहा है वो कौन कर रहा है, सब मिलकर कर रहे हैं। हाँ, तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट से क्या समझ में आ रहा था कि हाँ यहाँ जो भी मैनेजमेंट हम लोग करेंगे ये लोकतांत्रिक रहेगा, मतलब इस सर्विस के लिए किया जा रहा है, सब मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ किसी के अमाउंट के बेसिस पे किसी को ऐसा ज़्यादा राइट्स नहीं है, सबके पास सेम राइट्स है, सबको अपना नज़रिया रखने का, मतलब जिसको जो बोलना है, अगर बिजनेस में जो चेंजेस करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी में या किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि नहीं इस तरीके से करेंगे तो मेंबर्स को ज़्यादा प्रॉफिट होएगा, इस तरीके से करेंगे तो सोसाइटी में ज़्यादा मतलब वेलफेयर होएगा, तो जिसको बोलना है वो बोल सकता है, हर कोई अपना क्या कर सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। तो ये क्या हो गया, डेमोक्रेटिव मैनेजमेंट, मतलब यहाँ सब बोल सकते हैं, यहाँ किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुमने कम अमाउंट दिया तो तुम मत बोलो, यहाँ हर कोई बोल सकता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से क्या समझ में आता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर इंडिपेंडेंट आ गया मतलब नहीं है, इनका मतलब होता है नहीं। तो यहाँ इंडिपेंडेंट मतलब नहीं है किसी पे डिपेंड, क्या चीज़, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो एग्जिस्टेंस होती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस किसी पे डिपेंड नहीं है, कि मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न उसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं थी, जो मैंने पीछे पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसमें क्या समझ में आ रहा है कि वहाँ वो सिर्फ अगर मेंबर है वो सोल ट्रेडर है तो बिजनेस है, अगर सोल ट्रेडर की डेथ हुई तो बिजनेस बंद हुआ। पार्टनरशिप फर्म की भी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं थी। यहाँ भी क्या हो रहा था कि मेंबर्स है, पार्टनर मतलब पार्टनर्स है तो बिजनेस था, नहीं है तो नहीं है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स नहीं रहेंगे तो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक लीगल क्या मिला है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मतलब ये खुद के बलबूते पे है, मेंबर्स के थ्रू नहीं है। अगर एक मेंबर जाता है तो कोई दूसरा मेंबर भी एंट्री करेगा, किसी के जाने आने से कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो इनका ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन
अब कैसा आता है कि सोल ट्रेडिंग रजिस्टर रिक्वायर्ड नहीं थी, पार्टनरशिप की उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, कंपलसरी है। अब वो किसके अंडर कंपलसरी रहता है, हर एक स्टेट के लॉ के हिसाब से। अभी जैसे हर एक स्टेट का अलग अलग ईयर रहता है और अलग अलग एक्ट के थ्रू क्या करना पड़ता है, हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र में अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर रहा है तो उसे महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के अंडर क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर कोई दूसरे स्टेट में होगा तो उसको उस स्टेट के अंडर जो भी एक्ट होगा उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो रजिस्ट्रेशन रहती है वो कंपलसरी रहती है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट से क्या समझ में आता है कि अगर समझ लो कोऑपरेटिव सोसाइटी रन हो रही है और जो प्रॉफिट हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, सरप्लस मतलब ज़्यादा हुआ है, तो क्या होगा कि वो प्रॉफिट को क्या कंपनी, वो जो मेंबर्स है उनको डिविडेंड देने के बाद, बोनस देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, जैसे कि समझ लो प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, उसमें से 50,000 डिविडेंड और बोनस देने में चला गया, अब बच गया 50,000, तो वो 50,000 को क्या करेंगे, उसमें से 30,000 20,000 एज पर मेंबर्स या जो भी वोट वोट के हिसाब से डिसाइड होगा कि कुछ अमाउंट क्या कर देंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व, उसमें क्या कर देंगे, रख देंगे कि स्टैट्यूटरी रिजर्व में जमा कर देंगे वो अमाउंट कि इन फ्यूचर बिजनेस में ही, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही काम आएगा। और जो थोड़ा अमाउंट रहेगा जैसे 20,000, तो वो क्या कर देंगे, वो जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसी सराउंडिंग में, वहाँ की लोकल एरिया में क्या करेंगे, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वो अमाउंट को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो सरप्लस प्रॉफिट रहता है उसका यूज़ होता है कहाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो मैं आशा करती हूँ, आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए हो, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो और आपको मेरा टॉपिक अच्छे से समझे हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगर आपको नेक्स्ट किसी भी पॉइंट, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं आपको उस टॉपिक पे रिगार्डिंग वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। और आगे अपकमिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।